हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें जो अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो स्टेमी है। चेस्ट पेन हमने कर लिया था लास्ट टाइम, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास स्टेमी, एंड स्टेमी, ठीक हो गया। स्टेबल इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, रिवास्कुलराइजेशन, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्टेमी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमआई और अदर काजेज़ ऑफ मायोकार्डियल इंजरी, ठीक हो गया। ये हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इंजरी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनस्टेमी है। एनस्टेमी में हमारे पास क्या आ जाती है? एनस्टेमी में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, अनस्टेबल एनस्टेमी है और नया टर्म जो यूज़र एनस्टेमी एसीएस। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, अनस्टेबल एंजाइना भी और एनस्टेमी भी। दोनों का डिफ्रेंशिएशन क्या है कि अनस्टेबल एंजाइना को हम कार्डियक बायोमार्कर्स की बेस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अनस्टेबल एंजाइना में कार्डियक मार्कर्स नेगेटिव होंगे, एनस्टेमी में कार्डियक मार्कर्स पॉजिटिव होंगे। ईसीजी चेंजेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन मेन डिफ्रेंशिएशन पॉइंट क्या है कि कार्डियक मार्कर्स दोनों में किस तरह होंगे। साइन एंड सिम्टम्स जो हैं, जो एनस्टेमी एसीएस का जो चेस्ट पेन है वो यूजुअली स्टेबल एंजाइना से ज़्यादा सीवियर होता है और प्रोट्रैक्टेड होता है कि परसिस्ट करता है और यूजुअली मोर देन 20 मिनट लास्ट करता है। जो स्टेबल एंजाइना वाला पेन होता है वो इसी तरह होता है कि पेशेंट एक्सर्शन के साथ होता है तो उसको होता है जैसे बैठता है उसे फ़ौरन ख़त्म हो जाता है या एक सिंगल एंटीसाइड के साथ भी रिलीव हो जाता है। लेकिन जो अनस्टेबल एंजाइना है उसके पेन के लिए आपको मल्टीपल सबलिंगुअल एंजीसाइड भी लेने पड़ते हैं और आपको प्रोलॉन्ग रेस्ट करना पड़ता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? स्टेमी और अनस्टेमी में ये डिफरेंस है कि स्टेमी वाले पेशेंट यूजुअली यंगर होते हैं, ठीक हो गया, और एनस्टेमी वाले ओल्डर होते हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ और रिस्क फैक्टर्स जो एनस्टेमी है उसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं या रिस्क फैक्टर्स होते हैं ये मल्टीवेसल इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जिनकी वजह से एनस्टेमी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेमी। और जो एनस्टेमी वाले पेशेंट, अगर ये पेशेंट है जिसे पहले एमआई हो चुका है या उसकी रिवास्कुलराइजेशन, कैबेज या पीसीआई कुछ भी हो चुका है, तो उनमें एनस्टेमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेमी। फिज़िकल फाइंडिंग्स यूजुअली तभी प्रेजेंट होती हैं जब कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे अगर हार्ट फेलियर है तो आपको S3 या रेस जीबीपी मिलेगा या चेस्ट में क्रैकल्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर उसे कोई वो हुआ है, EF उसका कम है तो उसकी वजह से उसका डिक्रीज़ बीपी होगा, ठीक हो गया। शॉक में हो सकता है पेशेंट। इसके अलावा आपको पेरिफेरल डिजीज़ के फीचर्स भी मिल सकते हैं। रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में ये है कि ये जो रिस्क फीचर्स हैं ये अनस्टेबल एंजाइना के लिए हैं, ठीक हो गया। इसको हम क्या करते हैं, हाई, इंटरमीडिएट, लो रिस्क में करते हैं। रीज़न वही है कि जो हाई रिस्क हैं उनके लिए हमें इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, इंटरमीडिएट और लो रिस्क के लिए उससे हमें कम इंटरवीन करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये है कि हाई रिस्क और लो रिस्क में जो हाई रिस्क वाला है उसका पेन है वो ज़्यादा हो रहा होता है इन द लास्ट 2 डेज़ या 48 आवर्स में, ठीक हो गया। जबकि जो हाई रिस्क वाला पेन होता है वो ऑनगोइंग होता है, रेस्ट पेन होता है और मोर देन 20 मिनट्स होता है। इसका पेन भी होता है। जो इंटरमीडिएट रिस्क है उसमें पेन 20 मिनट से ज़्यादा होगा लेकिन वो ख़ुद रिज़ॉल्व हो जाएगा, जबकि जो इस वाला है, हाई रिस्क वाला है, वो रिज़ॉल्व नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और ये पेन अगर मोर देन 20 मिनट से, इसका मतलब होता है कि जो मॉडरेट से हाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का लाइक्लीहुड ज़्यादा है। जो हाई रिस्क वाले हैं उसमें हीमोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी होगी और कॉम्प्लिकेशंस होंगी, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है आपके पास। इसके अलावा S3 हो सकते हैं, MR का मरमर हो सकता है, शॉक में पेशेंट आपके पास हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, ठीक है। इसके अलावा VT हो सकती है। यानी जो हाई रिस्क फीचर्स ये हैं कि जितने भी हीमोडायनेमिकल अनस्टेबिलिटी है या इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी के फीचर्स हैं वो सारे आपके हाई रिस्क में मौजूद होंगे, जबकि लो रिस्क में वो नहीं मौजूद होंगे, ठीक हो गया। अब जो हाई रिस्क है उसमें STT चेंजेस मोर देन 0.5 mm होंगी, ठीक है। जबकि जो मॉडरेट रिस्क है उसमें ST डिप्रेशन लेस देन 1 mm होंगी और मल्टीपल ग्रुप्स में। इसके अलावा पैथोलॉजिकल क्यूब्स हो सकती हैं। टी वेव चेंजेस हैं। अब हम अक्सर देखते हैं कि टी वेव चेंजेस के साथ हम उसको हाई रिस्क नहीं करते बल्कि मॉडरेट रिस्क करते हैं या इंटरमीडिएट रिस्क करते हैं। अब हमने इसका कहा था कि इसमें जो चेस्ट पेन है वो लास्ट 48 आवर्स से ज़्यादा हो रहा था,
जबकि जो मॉडरेट है उसमें 2 वीक से ज़्यादा हो रहा होगा। न्यू ऑनसेट होगा, सीवियर एंजाइना होगा, लेकिन इसकी वो होगी विद इन 2 वीक्स। ठीक हो गया। ड्रॉप जो है, अगर ड्रॉप पॉजिटिव है तो ये हाई रिस्क है, लेकिन अगर ड्रॉप नॉर्मल है तो वो इंटरमीडिएट रिस्क हो जाएगा। तो इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो हाई रिस्क है उसमें आपके पास जो पेन होगा विद इन लास्ट 48 आवर्स में ज़्यादा होगा, हीमोडायनेमिक और इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी होगी, STT चेंजेस मोर देन 0.5 mm के आपके STT डिप्रेशंस होंगी। ठीक है, रेस्ट एंजाइना, साथ रेस्ट एंजाइना होगा। इसके अलावा जो रेस्ट पेन है वो मोर देन 20 मिनट्स का होगा, जो रिलीफ नहीं हो रहा होगा। इसके अलावा पॉजिटिव कार्डिक मार्कर होंगे। इंटरमीडिएट में ये है कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, पेन जो होगा वो आपका 20 मिनट से ज़्यादा होगा लेकिन रिलीफ कर रहा होगा। ECG में T वेव इन्वर्जन हो सकती हैं, Q वेव हो सकती हैं। जो रेस्ट इंजाइन है वो 20 मिनट से ज़्यादा होगा लेकिन रिलीफ कर जाएगा। नक्चरनल इंजाइना हो सकता है, और इसमें जो न्यू ऑनसेट इंजाइना है उसकी 2 वीक्स की ड्यूरेशन होगी। लो रिस्क ये है, लो रिस्क में ये फीचर्स ना हो, सिर्फ ये है कि आप उसको जो इंजाइना की फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो रही है, इवन विद स्टेबल इंजाइना से कम एक्सर्शन पे उसको पेन प्रोड्यूस हो रहा है। और जो ये इंजाइना है इसकी ड्यूरेशन 2 वीक से 2 मंथ्स, यानी अगर विद इन 48 आवर है और इतना सीवियर पेन है तो ये हम कहेंगे हाई रिस्क है। 2 वीक से वो टॉलरेट कर रहा है तो ये इंटरमीडिएट रिस्क है, और अगर 2 मंथ से टॉलरेट करे तो वो लो रिस्क में आ जाएगा। तो हाई रिस्क के हमारे फीचर्स क्या क्या है कि पिछले 48 आवर्स में उसका पेन ज़्यादा हो रहा हो, रेस्ट पे पेन हो जो कि रिलीव ना कर रहा हो और मोर देन 20 मिनट्स हो गए हों, कार्डिक मार्कर राइज कर रहे हों, एज मोर देन 75 हो, डिफ्यूज़ ST डिप्रेशन हो 0.5 to 1 mm, और साइंस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हों या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी हो। ECG के वो है गाइडलाइंस में है कि इट शुड बी डन विद इन 10 मिनट्स। ST डिप्रेशन हम कब क्या होंगे 0.5 mm से ज़्यादा हों, और अगर ST डिप्रेशन 0.5 mm से ज़्यादा हैं और साथ प्री एग्जिस्टिंग LBB है तो इसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अगर सिर्फ ST डिप्रेशन से। इसी तरह अगर AVR में एलिवेशन है तो हमें पता है कि वो मल्टी वेसल हो सकती है, ट्रिपल एस हो सकती है, या प्रॉक्सिमल LED में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सिर्फ आइसोलेटेड T चेंजेस हैं वो हाई रिस्क नहीं होगा बल्कि वो इंटरमीडिएट रिस्क। हाई रिस्क में क्या होगा, ST डिप्रेशन आपके पास होने चाहिए। जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास MI वाले पेशेंट आते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम उसे रिस्क स्ट्रेटिफाई करते हैं फर्दर मैनेजमेंट के लिए। उसके लिए वही या तो हम टीमी स्कोर यूज़ करते हैं या ग्रे करते हैं। ग्रे स्कोर हमें इन पेशेंट और 6 मंथ्स की मोर्टेलिटी बनाता है। टीमी स्कोर सबको पता है कि क्या है, एज आपकी मोर देन 65 ईयर, ठीक है। कार्डिक मार्कर आपके राइज होने चाहिए, अगर पहले से 50% प्राइस स्टेनोसिस है, विद इन लास्ट 7 डेज एस्प्रिन का यूज़, विद इन लास्ट 24 आवर 2 और मोर देन 2 एपिसोड्स ऑफ एंजाइना, STT चेंजेस और मोर देन 3 रिस्क फैक्टर। अगर ये आपके हैं, मतलब हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन पे जो फाइंडिंग है तो उस पर हम क्या करते हैं, टीमी स्कोर में वो कर देते हैं। अगर इसमें यह है कि जिस तरह टीमी स्कोर ज़्यादा होता है रिस्क आपका ज़्यादा होता है इंसिडेंस ऑफ डेथ। ये अक्सर MCQs में आता है कि किस स्कोर पे कितना इंसिडेंस ऑफ डेथ है, तो इसमें सिर्फ ये याद रखें 101 पे 4 है, 2 पे 8, ठीक है, 3 पे 13, जो 4 है उस पे 19.9, 19, 5 पे 26 और 6 पे 40 है। या ये भी तो मतलब पहले में 4 ज़्यादा हुआ, फिर 5 ज़्यादा हुआ, फिर 6 ज़्यादा हुआ, फिर 7 ज़्यादा, इस तरह याद रख सकते हैं कि 01 पे 4 है तो इसमें 5 ज़्यादा हुआ तो 9 हो गया, 4 ज़्यादा हो गया तो 8 हो गया, फिर 5 ज़्यादा हो गया 13 हो गया, 13 में 6 ज़्यादा 19 हो गया, और 19 में 7 ज़्यादा हो गया 26 हो गया, और आखिर में 14 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ ये याद रखें फर्स्ट में क्या है, 01 से शुरू करें तो उसमें 4 था, तो 4 में पहले 4 ज़्यादा हुआ, ठीक है, 8 हो गया, फिर 8 में 5 ज़्यादा हुआ तो 13 हो गया, 13 में 6 ज़्यादा हुआ तो 19 हो गया, ठीक है, 19 में फिर क्या हुआ, 7 ज़्यादा हुआ तो 26 हो गया, और नेक्स्ट में 14 ज़्यादा हुआ तो 40 हो गया। इस तरह मतलब 4, 5, 6, 7 और 14। तो इस तरह आप इंसिडेंट्स हम डेथ याद रख सकते हैं कि कितने, इसमें 1-2 MCQs आ जाते हैं। नेक्स्ट वो है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जो स्टेमी है या एनस्टेमी है। इसमें 2 चीज़ें होती है, हमेशा हमारा जो प्लाक होता है उसमें या तो रप्चर होता है या इरोजन होता है, ये दोनों की डिफरेंस है। रप्चर जो होता है वो स्टेमी में होता है और जो इरोजन है वो एनस्टेमी में होता है, ठीक हो गया। अब जैसे ये है
प्लाक है इसमें ये जगह इरोड हो गई। अब इरोजन हुई तो ज़ाहिर बात है जो नीचे थ्रोम्बोजेनिक मटेरियल है वो एक्सपोज हो जाता है। ठीक हो गया। जैसे वो एक्सपोज होता है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाते हैं, प्लेटलेट की एक्टिवेशन होती है, एग्रीगेशन होती है और डिपोजिशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास थ्रोम्बस बन जाता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन जब होती है तो वो क्या कहते हैं, आपकी वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। मतलब ये थ्रोम्बस अगर ये है तो थ्रोम्बस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आपकी वेसल को अक्लूड कर लेते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी चेंजेस और पेन और वो सारा माइकार्डियल इंजरी हो जाती है। अब हमारे पास दो किस्म के जो स्टेमी है और जो एन स्टेमी है, उन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसमें स्टेमी में क्या होता है, इरोजन की वजह से होता है, एन स्टेमी में इरोजन की वजह से होता है, और जो स्टेमी है उसमें रप्चर होता है। ठीक हो गया। जो एन स्टेमी वाला फाइब्रस कैप होती है वो हमारे पास थिक होती है क्योंकि वो इंटैक्ट होती है, इतने ज़्यादा कोई टोटली वो डिसलॉज नहीं होती, जबकि रप्चर में जो इंटायर वो हमारा प्लाक है वो रप्चर, इसलिए उसकी जो फाइब्रस कैप है वो बहुत ही थिन होती है। तो उसमें एन स्टेमी और स्टेमी में क्या है, एन स्टेमी में इरोजन है, स्टेमी में रप्चर है। एन स्टेमी में क्या होगा, फाइब्रस कैप थिक होगी और इंटैक्ट होगी, इसमें फाइब्रस कैप थिन होगी। ठीक हो गया। उसमें क्या होगा, जो इसमें वाइट प्लेटलेट रिच थ्रोम्बस होगा, और जबकि इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास रेड थ्रोम्बस होगा जो फाइब्रिन रिच होगा, क्योंकि जो एक्सपोज हुआ है उसमें प्लेटलेट एग्रीगेट हुए, फिर उसके बाद फाइब्रिन हुआ, तो फाइब्रिन की वजह से पूरा क्लॉट बन गया। तो जो स्टेमी है उसमें फाइब्रिन रिच रेड थ्रोम्बस होता है, और जो एन स्टेमी है उसमें वाइट थ्रोम्बस होता है जो क्या होता है, प्लेटलेट रिच होता है। इसमें ट्रिगर क्या होता है, कोलेजन होता है, इसमें ट्रिगर टिश्यू फैक्टर होता है। मतलब इसमें जब इरोजन होती है तो नीचे थोड़ा सा कोलेजन एक्सपोज होता है जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेट कर देते हैं, जबकि इसमें टिश्यू फैक्टर होता है, वो कोagulation कास्केड को ज़्यादा एक्टिवेट करता है, तो जिसकी वजह से इसमें पूरा थ्रोम्बस बन जाता है फाइब्रिन रिच। इसमें स्मूथ मसल ज़्यादा हैं, इसमें क्या है, मैक्रोफेजेस, लिपिड कोर मैक्रोफेजेस प्रोमिनेंट होते हैं। तो एक डिफरेंस क्या हो गया, इसमें स्मूथ मसल होंगे एन स्टेमी में, इसमें क्या होगा, लिपिड कोर होगा एन स्टेमी में। ये नॉन एक्लूसिव होता है और ये एक्लूसिव होता है। ठीक है। इसमें क्या होती है कि रेस्ट में रिमॉडलिंग होती है, उसमें ज़्यादा रिमॉडल्ड होता है आउटवर्ड की तरफ, और ये जो है एन स्टेमी में ज़्यादा होता है, ये स्टेमी में होता है। ठीक हो गया। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, एक रप्चर है, एक रप्चर है, एक आपके पास इरोजन है। रप्चर में क्या हुआ कि टिश्यू फैक्टर नीचे आ गए, टिश्यू फैक्टर आए तो फाइब्रिन रिच क्लॉट हो गया, रेड थ्रोम्बस बन जाता है जो टोटली अक्लूजन काज कर देता है। इसमें लिपिड को ज़्यादा होता है, और जो हमारा वो होता है फाइब्रस कैप होती है वो इसमें थिन होती है। इसमें फाइब्रस कैप थिक होती है, स्मूथ मसल ज़्यादा होते हैं। इसकी एक्टिवेशन किसकी वजह से होती है, उसकी टिश्यू फैक्टर की वजह से हुई, तो इसकी कोलेजन की वजह से होती है। इसमें प्लेटलेट रिच वाइट थ्रोम्बस होता है और ये नॉन एक्लूसिव होता है। इसको हम किसी OCT से देख सकते हैं। OCT में हमें देखें, ये जो हमारे पास है इरोजन है, ये वाला इरोजन है, और ये रप्चर है। जो इरोजन में हमारे पास इरोडेड प्लाक होगा, ठीक हो गया, और उसमें हमें एक प्लेटलेट रिच थ्रोम्बस मिलेगा। ये हमारा प्रोब है, ये हमारा ल्यूमेन है। ठीक हो गया। इसमें यह है कि प्लाक जो है रप्चर प्लाक हो जाएगी, ये रप्चर हुआ है, इसमें क्या था, ये इरोडेड है। ठीक हो गया। इसमें हमें फाइब्रस कैप नज़र आएगी, ठीक है, और फाइब्रिन रिच थ्रोम्बस नज़र आएगा। ठीक है। इसमें फाइब्रिन रिच थ्रोम्बस है, इसमें प्लेटलेट रिच थ्रोम्बस है, ये रेड थ्रोम्बस है, ये वाइट थ्रोम्बस है। इसके अलावा